हेलो फ्रेंड्स, कल हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ डायमेंशंस देखी थी। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस की एप्लीकेशन का मतलब है कि डायमेंशंस जो विमाएँ होती हैं वो कैसे काम करती हैं, उनका काम क्या होता है, वो हमें फिजिक्स में क्या क्या काम आ सकती हैं। तो इसकी पहली एप्लीकेशन है हमारे पास चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। ठीक है। चेकिंग मतलब कि विमीय समांगता का सिद्धांत या विमीय सूत्र की सत्यता की जांच करना, इसका हमें डिस्कस करना है। तो इसके अनुसार हम उन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या हो, समान हो। मतलब हमारे पास यदि कोई इक्वेशन है तो उसकी एलएचएस में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन और आरएचएस में जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन अगर सेम हो तो ही हम उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब देखें तो किसी भी इक्वेशन में वो ही क्वांटिटी, वो ही राशियां ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनकी विमाएँ समान हो, जिनकी विमाएँ क्या हो, समान हो। या इंग्लिश में कहें तो ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूलाज। अब इसकी डेफिनेशंस लिख लें एक बार। इसकी क्या लिख लें, डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इसकी होती है द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी may be added or subtracted from one to another only if they have same dimension formula, same dimensions। समझ में आया? और इस प्रिंसिपल को हम क्या भी कहते हैं, इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता का सिद्धांत क्या होता है, यदि हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशन है तो उसमें एलएचएस की विमाएँ और आरएचएस की विमाएँ समान होंगी। इसको यहाँ लिख देंगे, दिस प्रिंसिपल is also called principle of homogeneity of dimension। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन भी इसे कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और नहीं आया तो अब इस एग्जाम्पल की वजह से आप लोग समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई इक्वेशन है क्या, x = x0 प्लस v0t प्लस हाफ at²। ये हमारे पास कोई क्या है, एग्जाम्पल। और हमें इसका क्या करना है,
कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो सही है या गलत। वी हैव टू चेक इज इट डायमेंशन फॉर्मूलाज, इज इट इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग। इसमें हम वेयर एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है हमारे पास लेंथ, एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी, एंड a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, एंड t इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, टाइम। देन इस इक्वेशन की कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, LHS साइड। LHS साइड में हमारे पास केवल और केवल क्या है, x मतलब लेंथ। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, हमने पीछे डिस्कस किया था। लेंथ की डायमेंशन होती है m0, L1 एंड T0। ठीक है, इसके अलावा तो LHS साइड में हमारे पास कुछ है नहीं। तो अब किसकी बात करेंगे, RHS साइड की। RHS साइड की अगर हम बात करें तो हमारे पास है क्या, x0। x0 मीन्स भी एक लेंथ ही है, लेकिन एक विशिष्ट लेंथ अगर हम ले लें तो उसको हम x0 कह सकते हैं। ये भी एक तरह से लेंथ ही होती है। तो लेंथ के डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, m0, L1 एंड T0। और v नोट t की डायमेंशन क्या हो जाएगी, v मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकंड, और t का क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड से सेकंड चल बसे। तो हमारे पास क्या बचा, ओनली मीटर। और मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है मीटर। तो इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0, L1 एंड T0। ये भी क्या हो गई, इसकी डायमेंशन हो गई। अब और हमारे पास LHS साइड में क्या बच गया, हाफ AT² बच गया। क्या बच गया, हाफ AT²। हाफ AT², जहाँ ए क्या है हमारे पास, एक्सीलरेशन है। ए क्या है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, यूनिट होती है एक्सीलरेशन की मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और यहाँ क्या है, टी का मतलब सेकंड, और इसका क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर चल बसे। तो क्या आया हमारे पास, मीटर का मीटर ही आया। और मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। लेंथ की डायमेंशन क्या होता है हमारे पास, m0, L1 एंड T0। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, 1/2। 1/2 क्या है, एक कांस्टेंट राशि है हमारे पास जो एक डायमेंशन लेस होती है। कांस्टेंट हमेशा कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो इस प्रकार से LHS साइड में भी हमारे पास m0, L1, T0 मतलब कि लेंथ की ही यूनिट डायमेंशन थी। RHS साइड में भी प्रत्येक राशि में हमारे पास क्या था, लेंथ की ही यूनिट है। जैसे x0 में भी लेंथ की यूनिट आई, v0 t में भी लेंथ की ही यूनिट आई, डायमेंशन आई, और हाफ 180² में भी क्या आई, लेंथ की ही डायमेंशन आई। तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज राइट। अब यहाँ पर एक नोट लिखिएगा, और नोट भी बेहद इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर होने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। वो नोट क्या है, इफ, नोट लिखिएगा, नोट इफ एन इक्वेशन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी। अगर कोई इक्वेशन इस कंसिस्टेंसी को फेल करती है या इस कंसिस्टेंसी पर लागू नहीं होती, तो हम कह सकते हैं क्या, कि वो इक्वेशन ही कैसी है, गलत है। कंसिस्टेंसी ऑफ
homogeneity, then it is proved wrong. ओके, और अगर ये इक्वेशन प्रिंसिपल होमोजेनिटी को पास कर जाती है, तब भी हम नहीं कह सकते पूर्णतया कि यह हमारी समीकरण या इक्वेशन सही ही है। ये गलत भी हो सकती है। डायमेंशनली तो ये करेक्ट होगी, लेकिन मैथमेटिकली ये क्या हो सकती है, गलत भी हो सकती है। लिख देंगे बट इट पासेज इट, मतलब यदि कोई समीकरण इस प्रिंसिपल होमोजेनिटी को पास करती है तो इज नॉट प्रूव्ड राइट मैथमेटिकली, it is proved mathematically, it will depend. इस नोट का मतलब है कि यदि कोई इक्वेशन प्रिंसिपल होमोजेनिटी को लागू ही नहीं करती अपने ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन कैसी है, गलत है। और अगर कोई इक्वेशन प्रिंसिपल होमोजेनिटी को लागू करती है तो भी हम ये नहीं कह सकते कंप्लीटली कि ये इक्वेशन हमारी सही ही है या ये इक्वेशन हमारी गलत है। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा फिजिक्स के दूसरे कॉन्सेप्ट पर, जिनकी हम आगे डिस्कस करेंगे, या कह देंगे कि फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट वी हैव टू मूव टुवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लें। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ mv²। तो वी हैव टू प्रूव दैट दिस फॉर्मूला इज राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जहाँ के क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी और m क्या है हमारा मास, v क्या है हमारी वेलोसिटी। ओके, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या और भी कोई बहुत सी एनर्जीज होती हैं, चाहे कोई भी एनर्जी हो, उन सभी की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, वर्क जो कि वर्क के इक्वल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हमने पीछे डिस्कस किया था, उसमें हमने लिखवाया था कि m1 L2 एंड T-2 होती है। राइट हैंड साइड में अगर हम कहीं बात करें तो RHS की क्या आएगा हमारे पास, m इज इक्वल टू क्या है मास, और मास की डायमेंशन क्या होती है m1 L0 एंड T0, एंड v इज इक्वल टू क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो मीटर स्क्वायर की तो L2 और सेकंड स्क्वायर की T2, यहाँ क्या हो गया ये m0 L2 एंड T ऊपर जाके -2, और ये दोनों हमारे पास कैसा था, एक तरह से कंबाइन था mv²। तो ऐसे क्या आ जाएगी m1 L0 T0 एंड m0 L2 T-2। यहाँ 1 और यहाँ 0, 0 + 1 1, ये क्या आ गया m1 L2 T-2। तो क्या आ जाएगा m² की तो डायमेंशन आ गई m1 L2 T-2। इसके आगे 1/2 भी था, जो कैसा है कांस्टेंट है।
कांस्टेंट एक डायमेंशन लेस होता है, मतलब जिसकी डायमेंशन क्या होती है, m0 l0 एंड tb0। अब ये तो साइंटिफिक प्रूव है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो हाफ mv² होता है। लेकिन हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि k = 1/6 mv²। तभी भी प्रिंसिपल होमोजेनिटी से तो ये इक्वेशंस करेक्ट ही आएगी, लेकिन ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², जहाँ 1/2 एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत या यह एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो एप्लीकेशन है वो पूर्णतया सही नहीं हो पाया या पूर्णतया स्पष्टीकरण किसी भी इक्वेशन के करेक्ट होने का नहीं दे पाया। इसी वजह से हमने पीछे नोट लिखा था कि कोई इक्वेशन यदि प्रिंसिपल होमोजेनिटी का पालन करती है तो हम नहीं कह सकते कि वो फिजिकली तो प्रूव्ड है, करेक्ट है वो इक्वेशन, लेकिन मैथमेटिकली अगर हम उसको देखें तो सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या होगा, सेकंड एप्लीकेशन की मैं बात करूं, सेकंड एप्लीकेशन है इसका डिड्यूसिंग रिलेटिव अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब हिंदी में अगर इसका करें तो विमीय सूत्र जो होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है या उसकी डिपेंडेंसी किस किस पर होती है, इसका हम डिस्कस करेंगे। जैसे डिपेंडेंसी का पता लगाना हो तो किस प्रकार डिपेंड है कोई फिजिकल क्वांटिटी किस फिजिकल क्वांटिटी पर किस प्रकार डिपेंड है, इसका हम पता किससे लगाएंगे, सेकंड एप्लीकेशन से। जैसे हमने जनरली पढ़ा है फोर्स का फॉर्मूला होता है ma होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स जो होता है जो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो m की पावर 1 के ही होता है, या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के होता है तो वो a की पावर 1 के ही होता है। वो 2 के भी हो सकता है, 3 के भी हो सकता है, 4 के भी हो सकता है। तो इस बात का पता लगाने के लिए हम इस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। इसका थोड़ा सा एक वो लिख लें डेफिनेशन टाइप का, क्या लिखेंगे, बाय दिस मेथड we can deduce the dependency of any variable to other variable। मतलब किसी एक चर का दूसरे चर पर किस प्रकार डिपेंड करता है, इस बात की निर्भरता को हम इस एप्लीकेशन के आधार पर समझेंगे। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। तो हमारा क्वेश्चन है एक, क्या है, जैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दे भी रखा है, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम have a bob attached to a string that oscillates under the action of force of gravity. Suppose that the period of this pendulum depend
ऑन इट्स लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट किया है स्मॉल एल से, एंड मास ऑफ ग्रेविटी, मास ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया mg, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, एंड एक्सेलरेशन क्या है उसका ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। तो हमें क्या करना है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। एक बार इस क्वेश्चन को चलो समझ लेते हैं। तो इसमें कह रखा है कि कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच टू स्ट्रिंग। माना कि ये हमारा क्या है, सिंपल पेंडुलम है। चित्र तो मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इस वजह से थोड़ा देख लेना आप लोग। ये क्या है, सिंपल पेंडुलम है। ये इसका है बॉब, जिसमें वेट, मान लिया कोई वेट है ये, और ये जो कोई वेट है वो हमने एक डोरी से बांधकर किसी ऐसी सरफेस से लटका दिया कि जिससे ये हिले नहीं, डोरी छूटे नहीं। ये क्या है हमारे पास, स्प्रिंग। तो इसका जो भार है, इस जो गोले का जो भार है वो है mg वेट, जो कि कहाँ लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा है। और ये हमने क्या लगा दिया, एक क्लैंप लगा दिया। क्लैंप मतलब एक पकड़ लगा दिया, जिससे इसको पकड़ रखा है। ठीक है। और इस डोरी की लंबाई क्या दे रखी है हमें, L दे रखा है, और इसका मास कितना दे रखा है mg, जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा है। अब इसका हमें निकालना है टाइम पीरियड, निकालना है। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, मान लिया कि ये जो बॉब है इसको हमने ऐसे इधर ले आए हम इसको, और यहाँ से हमने ये कहाँ ले आए इसको, मान लिया ये बॉब है, इसको हम इधर ले आए। ठीक है। यहाँ ले जाके हमने इसको छोड़ दिया, तो ये कैसे मूव करेगा, ये ऐसे इस साइड आएगा, फिर ये यहाँ तक आएगा, ये कहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आ गया, और फिर वापस से ये यहीं तक पहुँच जाएगा। इसी पोजीशन पे अगर जब ये पहुँच जाएगा तो उसका एक ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाएगा, और एक ऑसिलेशंस कंप्लीट होने में लिया गया टाइम ही क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड कहलाता है, क्या होता है टाइम पीरियड, अभी मैंने बताया कि लिया गया समय या लिया गया टाइम। तो लिया गया टाइम का डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है हमारी सेकंड, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास m0 l1 एंड l0 एंड t1। ये से क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। ठीक है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो इसका हम मान लेंगे लेट t जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, m पर भी कर रहा है, और l पर भी कर रहा है, और g पर भी कर रहा है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और हम मान लेते हैं कि m की पावर जो किस m l g पर किस प्रकार डिपेंड कर रहा है वो हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं m की पावर x पर डिपेंड कर रहा है, y की पावर l की पावर y पर डिपेंड कर रहा है, एंड g की पावर z पर जो है वो डिपेंड कर रहा है। we have to find the value of x, y and z। ठीक है। अब यहाँ से हम ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, एक कांस्टेंट यूज करेंगे ना। तो t बराबर मान लिया हमें कांस्टेंट k है, जो कि डायमेंशन लेस है, m x l y एंड g z लिख देंगे। There k is dimension less
कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर टी की डायमेंशन हमने क्या लिखी थी? टी की डायमेंशन हमने लिखी थी m0 l0 एंड t1। ठीक है, तो ये क्या लिखा था? m0 l0 एंड t1। k तो हमारा डायमेंशनलेस है ही, तो s का एज इट इज। और m की डायमेंशन क्या होती है? m1 l0 t0, ओनली m ही तो है इधर, तो क्या होगा? m1 l0 t0 की पावर x, और l की क्या हो जाएगी इसी प्रकार से? m1 m0 तो m0 l1 एंड t0 की पावर y। और g क्या है हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक तरह से क्या है? एक्सेलरेशन ही है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास? m0 l1 t माइनस के 2 की पावर z हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं? m0 l0 t1 इक्वल टू k इंटू, यहाँ m x हो गया, और यहाँ 0 को y से करेंगे तो 0, यहाँ 0 को z से करेंगे तो 0 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? m की पावर x हो गया। l को 0 से x को करेंगे तो 0, इधर 1 को y से करेंगे तो y, और 1 को z से करेंगे तो z। तो l की पावर क्या आ गया हमारे पास? y प्लस z आ गया। इसी प्रकार से t की पावर हमारे पास क्या आ गया? माइनस के 2z आ गया। अब ये आगे लिख लेते हैं एक बार। क्या आया हमारे पास? m0 l0 t1 बराबर k इंटू एम एक्स एल वाई प्लस जेड एंड टी की पावर माइनस के 2z। ठीक है,